नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो भाग 3 में हमने महाजनपदों का विकास और उनकी डिटेल्ड रूपरेखा पढ़ी थी। भाग 1 से अब तक हमने जाना कि कैसे आदि मानव का विकास हुआ और कैसे सामाजिक सांस्कृतिक विकास आदि मानव ने किया, कैसे नगरों का फिर नगरों से महाजनपदों का निर्माण हुआ। उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र भक्ति जैसे विचार अस्तित्व में आ चुके थे। हमने जाना था कि महाजनपदों का विकास ऋग्वैदिक नगरों के विकास तथा सत्ता के केंद्रीकरण का नतीजा था। भाग 3 में हमने यह भी जाना था कि 16 महाजनपद तत्व का इसका प्रमाण हमें अश्वमेध और राजसूय यज्ञ जैसे अनुष्ठानों के तौर पर मिलता है। यह विचार महाजनपद काल में अत्यधिक प्रभावी हुआ। इस समय में राज्य की उन्नति का आधार कृषि, व्यापार और युद्ध थे। युद्धों की प्रधानता बढ़ने लगी। स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने और राज्य तथा संपदा का विस्तार करने के लिए अनेक युद्ध हुए, जिसके परिणाम स्वरूप 4 महाजनपद भारतीय सत्ता के केंद्र के रूप में उभरे। इसमें पहला था मगध, दूसरा था अवंती, तीसरा था वत्स और चौथा था कौशल। इन महाजनपदों में भी मगध प्रमुख रहा। हमारी भारतीय इतिहास की कहानी का प्रमुख पात्र भी अब मगध ही रहेगा, क्योंकि लगभग सभी परीक्षाओं में इसी को इम्पोर्टेंस दी जाती है। और इस इम्पोर्टेंस तक मगध को ऊपर उठाने में वृद्धरथ, हर्यंक, शिशुनाग, नंद और मौर्य वंश का योगदान रहा। मौर्य वंश के बाद शुंग, कण्व, सातवाहन, गुप्त और पाल वंश भी उल्लेखनीय रहे, जिनकी कहानी आइए हम क्रम से जानते हैं। आइए जानते हैं मगध साम्राज्य का उत्थान। वृहद्रथ वंश, इस वंश का अंतिम शासक निपुंजय था। इस वक्त तक मगध संगठित नहीं था। निपुंजय की हत्या उसके मंत्री पुलिक ने कर दी थी, लेकिन पुलिक से भी आगे चलकर कुछ नहीं हुआ। नंबर 2, हर्यंक वंश। संगठित मगध की स्थापना हर्यंक वंश द्वारा की गई। हर्यंक वंश के सभी राजाओं ने अपने पिता को मारकर सत्ता प्राप्त की। इस वजह से हर्यंक वंश को पितृहंता वंश नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं हर्यंक वंश को। हर्यंक वंश का पहला शासक बिंबिसार। यह हर्यंक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार एक प्रतापी शासक था, जिसने युद्ध, मैत्री और वैवाहिक संबंधों के आधार पर मगध का साम्राज्य विस्तार किया। बिंबिसार को काशी का राज्य विवाह में भेंट स्वरूप प्राप्त हुआ था। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक बिंबिसार के दरबार में ही रहता था। जब अवंती का राजा चंड प्रद्योत महासेन बीमार हुआ तो बिंबिसार ने जीवक को भेज महासेन का इलाज करवाया। इसके बाद मगध का दुश्मन अवंती राज्य मगध का मित्र बन गया। बिंबिसार का समय 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व माना जाता है। बिंबिसार के पश्चात उसका पुत्र अजातशत्रु सिंहासन पर बैठा। अजातशत्रु का समय 492 से 460 ईसा पूर्व माना जाता है। अजातशत्रु को कुणिक नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी प्राप्त की थी। वैशाली पर विजय अजातशत्रु का सबसे बड़ा युद्ध था। लिच्छवियों के खिलाफ लड़े गए युद्ध में अजातशत्रु ने रथ, मुसल और महाशिलाकंटक नाम के तत्कालीन आधुनिक हथियार उपयोग में लिए। और एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि अजातशत्रु के काल में राजगृह की सप्तवर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। हर्यंक वंश में नेक्स्ट शासक है उदयन। उदयन अजातशत्रु का पुत्र था। इसने भी अपने पिता की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। इसका दूसरा नाम उदयभद्र था। इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की और राजगृह से हटाकर राजधानी भी पाटलिपुत्र ले आया। उदयन का समय 460 से 444 ईसा पूर्व माना जाता है। हर्यंक वंश में उदयन के बाद कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं हुआ। ऐसे में सेनापति शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में मगध की सत्ता पर कब्जा कर लिया और इसी के साथ शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। शिशुनाग वंश का पहला शासक शिशुनाग था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर पुनः वैशाली बनाई। वैशाली कहाँ थी दोस्तों? हमने महाजनपद वाले वीडियो में जाना था कि वैशाली वज्य की राजधानी थी, यानी इस समय तक वज्य मगध के अधीन आ चुका था। शिशुनाग के बाद में काकवर्ण कालाशोक सिंहासन पर बैठा। इसके शासन में 383 बीसी में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। बाद में इसने अपनी राजधानी वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र वापस बना ली थी। कालाशोक काकवर्ण के 10 पुत्र माने जाते हैं, जिन्होंने कालाशोक काकवर्ण के बाद साथ शासन किया। इनका अंतिम शासक महानंदिन था। महानंदिन के 12 पुत्र थे और कई नाजायज पुत्र भी थे, जिन्हें दासी पुत्र कहा जाता था। ऐसे ही एक दासी पुत्र महापद्मानंद ने शिशुनाग वंश के विरुद्ध विद्रोह कर सभी वंशजों को मार डाला और मगध की सत्ता स्वयं के नाम कर ली। इस प्रकार महापद्मानंद ने नंद वंश की शुरुआत की। तो आइए अब जानते हैं नंद वंश। नंद वंश का समय 344 से 324 ईसा पूर्व माना जाता है। तो हम बात कर रहे थे महापद्मानंद की। तो महापद्मानंद शिशुनाग वंश के शासक महानंदिन का दासी पुत्र था। दासी पुत्रों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था।
महापद्मानंद को इसके अन्य भाइयों द्वारा नाई का कार्य सौंपा गया कि हम सब भाई तो शासन करेंगे और तुम्हें अगर महल में रहना है तो हमारी दाढ़ी वाड़ी बना दिया करो। महापद्मानंद तिरस्कार के जीवन से निकलने के अवसर को देखने लगा और योजना तैयार की। एक दिन राजमहल में महापद्मानंद ने पेशकश की कि वह और उसके सभी बेटे आपस में बसंत उत्सव के दौरान एक कंपटीशन रखना चाहते हैं। वह सभी एक साथ सबकी शेव करेंगे और जीतने वाले को महानंदिन सम्मानित करें। महानंदिन ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। प्रतियोगिता के दौरान मौका देख एक साथ महापद्मानंद और उसके सभी बेटों ने अपने उस्तरों से शिशु नागवंशियों की हत्या कर डाली और इस प्रकार महापद्मानंद ने सत्ता प्राप्त की। सारे वंश को एक साथ समाप्त करने के कारण महापद्मानंद ने सर्व क्षत्रांतक यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाले की उपाधि धारण की। महापद्मानंद के बाद धनानंद सिंहासन पर बैठा। केवल धनानंद? महाराज धनानंद लिख देती तो हम बिना तड़पाए मृत्यु दे देते। यह नंदवंश का दूसरा और अंतिम शासक था। धनानंद एक धूर्त और अत्याचारी पर बुद्धिमान शासक माना जाता है। साम दाम दंड भेद से उसने मगध का शासन आधुनिक बिहार, बंगाल से लेकर पंजाब, सिंध और विंध्य पर्वत तक फैला लिया था। शक्तार धनानंद का अमात्य प्रमुख था। शक्तार को अमात्य राक्षस के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं धनानंद के पास 6 लाख सैनिकों की सेना थी, जो उस वक्त में बहुत बड़ी सेना मानी जाती थी। धनानंद के शासन में ही सिकंदर का आक्रमण भारत पर हुआ था।